आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के ई क्लासरूम सत्र में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर के बारे में कुछ बातचीत हुई थी। मुख्यतया परिचय पर बातचीत हुई थी और थोड़ा सा समय हमने व्याख्या को भी दिया था। आज के वीडियो में हम इस कविता के शेष भाग का अर्थ समझेंगे, भावार्थ समझेंगे और उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। मैं हरिराम भारती, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल 12। हम जानते हैं दोस्तों कि ये कविता निराला जी की काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है और इसका पाठ एक बार फिर से कर लेते हैं। निराला लिखते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन पर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनकी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो ये कविता हुई। अब इसके कुछ छंदों की व्याख्या हम समझ लेते हैं। कल हमने ये देखा था कि कवि ने शुरुआत की है वह तोड़ती पत्थर से और इस कविता का जो अंत होता है वो होता है मैं तोड़ती पत्थर। इस दौरान कवि पहले वातावरण का निर्माण करता है कि वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं है और फिर उस जो श्रमिक युवती है उसके व्यक्तित्व का निरूपण भी वह करता है कि वह श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। और बार बार हथौड़े से वह इस विषमता के सूचक अट्टालिकाओं, त्रुमालिकाओं और परकोटों पर प्रहार कर रही है। कल हमने ये पढ़ लिया था। आज हम व्याख्या करते हैं, बातचीत करते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनकी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अब ये जो अगला वर्णन है वो है कि दोपहर की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लू झुलसाती हुई चल रही है और चारों ओर
जैसे चिंगारियाँ सी, लपटें सी धरती में से उठ रही है। इतनी भयंकर असह्य गर्मी है, फिर भी वह अनवरत अपने काम में लगी है और पत्थरों को तोड़ रही है। और बार बार प्रहार कर रही है। ये अट्टालिकाएं, हवेलियां, जो स्त्री को सुख भोग का विषय समझते हैं, उसे एक विलास पुत्तलिका समझते हैं, उस पर यह अपने हथौड़े से प्रहार करती है। पितृसत्ता पर भी इसका प्रहार कहा जा सकता है। यहाँ संकेत मिलता है कि ये प्रहार पितृसत्ता पर भी है। इसी ध्वनि इससे आती है। अगला वातावरण निर्माण किया है कि चढ़ रही है धूप, प्राय हुई दोपहर तक का जो है छंद, उसमें वातावरण का निर्माण है। गर्मियों में अप्रैल मई में सुबह जल्दी ही दिन चढ़ जाता है। चढ़ रही है धूप, सुबह जल्दी ही दिन में सूर्य देवता जल्दी ही अपना रंग दिखाने लगते हैं और तेज़ गर्मी पड़ने लग जाती है सुबह जल्दी ही। और झुलसाती हुई लू 11-12 बजे के आसपास झुलसाती हुई लू चलने लग जाती है। और ऐसा लगता है कि जो दिवा है, जो सूर्य है या जो दिन है, वह तमतमा रहा है, क्रुद्ध हो रहा है और गुस्से से तमतमा रहा हो। उसका जो चेहरा है, जब आदमी क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, तप्त हो जाता है, तमतमाया हुआ हम उसको कहते हैं, ताव खाया हुआ। तो ये जो सूर्य का जो दृश्य है, दिन का जो दृश्य, वो ऐसा है जैसे कि कोई ताव खाया हुआ, कोई तमतमाया हुआ क्रुद्ध व्यक्ति हो। और उसका रूप तमतमाया हुआ है। वो यहाँ इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि वह स्त्री ऐसी भयंकर गर्मी में भी कर्मरत है, कर्मरत रहने का दुस्साहस कर रही है। उस पर ये दिन तमतमा रहा है। तो दिवा का तमतमाया रूप, उठी झुलसाती हुई लू, फिर ये तमतमा कर गुस्सा करके लू चलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू और भू में अंत्यानुप्रास अद्भुत है। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, ये अंत्यानुप्रास है। ये ज़मीन से उड़ती हुई जो लपटों का जो दृश्य हम देखते हैं, बिंब बनता है, एक चित्र बनता है कि कैसे गर्मियों के दिनों में ज़मीन से लपटें उठती रहती है। तो उसका यहाँ पर एक दृश्य बन रहा है। और रुई जो जलती हुई भू में उपमा अलंकार है। तो ये जो दृश्य एक बनता है कि उठी झुलसाती हुई लू चलने लगती है और भू यूँ जलने लगती है मानो रुई जल रही हो, रुई सुलग रही हो, और लपटें पृथ्वी में से निकलने लगती है। और गर्द चिनगी छा गई, और गर्द चिनगारी की तरह छा गई, चिनगारियाँ जलने लगी और ऐसा लगा जैसे कि लपटें चल रही हो, गर्म हवा की लपटें चल रही हो और रेत उड़ रही हो। बड़ा ही भयंकर और दारुण दृश्य हो गया। दोपहर का समय है, कोई बाहर नज़र नहीं आता है दोपहर के समय में। ऐसे में भी वह स्त्री वहाँ बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। तो निराला जी की खास बात यह है कि ये ऐसा जीवन, ऐसी जीवनानुभूतियों से निराला जी स्वयं गुजरे थे। तो उन स्थितियों का जो मार्मिक वर्णन है वो ऐसा कभी ही कर पाता है जिसकी स्वानुभूति ऐसी रही हो। तो यह जो ये बिंब बन रहा है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य बिंब है, दोपहर का बड़ा अच्छा वर्णन है। और श्रमिक युवती उस ऐसी दोपहर में भी क्या तोड़ रही है? तोड़ रही है वो पत्थर। अब आगे बढ़ते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार।
जब स्त्री ने कवि को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वह सकुचाई और उसने नज़र भर छिन्नतार यानी बहुत ही क्षण भर के लिए एक बहुत ही जरा सी नज़र से चुपके से उस भवन की ओर देखा जहाँ मालिक उनका निरीक्षण कर रहा था। निगरानी में मालिक बैठे रहते हैं कि कहीं श्रमिक काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो उस ओर देखा कि कहीं मालिक की नज़र तो उस पर नहीं है। अगर नज़र हुई तो डांट फटकार सुनने को मिलेगी, क्योंकि मालिकों की ये मानसिकता होती है कि मशीन की तरह ये जो श्रमिक है वो काम करे। 2 हाथों से 4 हाथों का काम मालिक लेना चाहते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह उस ओर देखती है, छिन्नतार नज़र भर उधर देखती है जहाँ मालिक का घर है। और फिर ये देखा उसने कि वहाँ कोई नहीं है। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। फिर जो आंखों में भाव उमड़ आया स्त्री के, वो इस प्रकार का था कि मानो शोषण की मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपना गुब्बार अंदर दबाए हुए है, अपना गुस्सा अंदर दबाए हुए है और उफ तक उसके चेहरे से नहीं निकल, उसके मुंह से नहीं निकल रही है। श्रमिक युवती पर शोषण दमन की चोट पड़ रही है, लेकिन वह पूरी हिम्मत के साथ इस विपरीत हालात का सामना कर रही है। उसके पास रोने के कई कारण हैं, कई अभाव है, कई आफतें हैं, लेकिन फिर भी वह रो नहीं सकती। तो ऐसी उसकी स्थिति है। एक कहावत है हिंदी में कि जबरा मारे और रोने और न दे। जो जबरा आदमी होता है, जालिम आदमी होता है, वो मारता भी है और रोने भी नहीं देता है। वही हालत वक्त की ऐसी मार इस महिला पे पड़ रही है कि वक्त की मार भी पड़ रही है और रो भी नहीं सकती। जबकि कहते हैं कि रोने से जी हल्का हो जाता है, लेकिन वह शोषण की चक्की में पिसी जा रही है। श्रमिकों की हालत आज भी ऐसी है, उस समय भी ऐसी थी कि जैसे एक तेल की घानी होती है, उसमें बैल की आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसको घुमाया जाता है। उसी तरह से श्रमिक अशिक्षावश, गरीबीवश लगातार शोषण की चक्की में पिस रहे हैं। अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से वो इस सभ्यता का विकास कर रहे हैं, पर खुद श्रमिकों की ज़िंदगी फटे हाल है, उनको कुछ भी नहीं मिला है। तो घाणी के बैल की तरह उनकी हालत है। तो ऐसी हालत में भी वह रो नहीं सकती। यद्यपि रोने से जी हल्का हो जाता है, सुख आराम मिलता है जी को, रो लेना चाहिए, लेकिन वह रोई नहीं, मार खा के भी वो रो नहीं रही है। गालिब कहते हैं कि मुश्किलों की मार पड़े तो रो लेना चाहिए, जी हल्का हो जाता है। अपनी ये गज़ल में गालिब ने कहा है, दिल ही तो है न ईंट पत्थर, दर्द से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न ईंट पत्थर, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। देर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं। बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। दिल ही तो है न ईंट पत्थर, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। लेकिन वह फिर भी, ये स्त्री गालिब की उस दृष्टि के विपरीत रोने के बजाय उस नज़र से कवि को देखती है कि जो मार तो खा रही है लेकिन रो नहीं रही है। लेकिन
कवि हृदय सहानुभूति बस और अपने आत्मविस्तार के कारण कवि को ऐसा लगता है कि जो उसने उस नज़र को जब कवि पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। यहाँ भाव यह है कि उस श्रमिक युवती की आंखों में वो जो दर्द था, जो शोक गीत उसकी आंखों से उसने सुना शब्दों से। श्रमिक युवती एक शब्द भी कवि से नहीं बोलती, केवल देखती है। उसके देखने से ही कवि ने उनकी आंखों में ऐसा गीत, ऐसी वीणा की झनकार सुनी, जिस वीणा की झनकार ने कवि के हृदय के तारों को भी झंकृत कर दिया। सुनी सहज सजा सहज सितार, वह दृष्टि ऐसी थी कि उसने कवि के हृदय की वीणा को, हृदय तंत्री को झंकृत कर दिया। उसमें इतना दर्द था, इतनी करुणा थी, इतनी पीड़ा थी। यह अद्भुत श्रव्य बिंब है कि सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। ऐसी अद्भुत वीणा की झनकार मैंने उसको देख करके, उस दृष्टि को जो मार खाई पर रोई नहीं, उस दृष्टि को देख करके कवि के हृदय में बज उठी है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। ये कवि की ही कल्पना है कि उसने ऐसे कहा होगा। वह केवल कांपी, कंपायमान हुई। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, वो सुघड़ शरीर वाली, सुघड़ शरीर, क्योंकि उसके शरीर में मेहनत कश औरत थी, इसलिए उसका सुघड़ शरीर था। मेहनत ने उसका शरीर ऐसा बना दिया था, सुघड़, अच्छी तरह से घड़ा हुआ। श्रम के कारण से उसका शरीर ऐसा हो गया था। जो हिम्मत नहीं हारी थी और लगातार मेहनत किए जा रही थी, वह ऐसी मजदूर थी जिन मजदूरों के लिए कहा जाता है कि अपने लहू को पसीने में बहाते हैं मजदूर, अपने लहू को पसीने में बहाते हैं मजदूर, मुश्किलात में आंसू कब बहाते हैं मजदूर, मुश्किलात में आंसू कब बहाते हैं मजदूर। तो ऐसी वह स्त्री थी। एक क्षण के बाद वह कांपी। कांपने का कारण यह था, दो कारण हो सकते हैं कि एक तो यह कि क्रूर मालिक की निगरानी की कल्पना से वह कांप गई कि जब एक व्यक्ति से बात करते हुए या उससे मुखातिब होते हुए कहीं मालिक ये दृश्य न देख ले। एक तो इस कल्पना से वह कांप गई, दूसरी एक अपरिचित पुरुष को देखकर, क्योंकि वह युवती थी तो लज्जावश वह कांप गई। यह भी एक कारण हो सकता है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, उस सुघर स्त्री के, युवती स्त्री के कांपने का कारण यह हो सकता है कि एक तो अपरिचित गैर मर्द को देख करके लज्जावश वह कांप गई, या फिर मालिक की कल्पना से वह कांप गई। गिरे शिखर, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक पड़ी। पसीने की बूंदों का कारण एक तो जो भय के कारण पसीना निकल सकता है, मालिक की कल्पना के भय से, तेज धूप से पसीने की बूंदें गिर पड़ी, और उस तन की तपन और मन के ताप से वह पसीने से नहा गई। ढुलक माथे से गिरे शिखर, माथे से पसीना टपक पड़ा और वह बोली। कवि की कल्पना है यहाँ, वह कुछ नहीं बोली, वह तो अपने काम में लीन है। लीन होते कर्म में जो कहा, कवि कल्पना कर रहा है कि मानो ऐसे कहा हो उसने, ऐसे कहा हो कि मैं तोड़ती पत्थर। यह हम देखते हैं कि कविता वह से शुरू होती है और मैं पे आके समाप्त होती है। मानो वह तोड़ती पत्थर के द्वारा वह ये उद्घोषणा कर रही है कि मैं खून पसीना एक कर इस ज़माने के पत्थर दिल हृदय को तोड़ रही हूँ, उसको पसीजना चाह रही हूँ, मैं उसको तोड़ रही हूँ, इस रूढ़ियों को तोड़ रही हूँ, इस विषमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूँ, मैं तोड़ती पत्थर। ये पत्थर दिल समाज है, इसकी जड़ता को मैं तोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। वह ये कहना चाह रही है कि हमारे भाग्य में इन अट्टालिकाओं, तरुमालिकाओं
का आराम कहाँ है, हमारे भाग्य में पसीना है। मानो कहना चाह रही हो मैं तोड़ती पत्थर, इस अंतिम पंक्ति के द्वारा कहना चाह रही हो कि हम मजदूरों के खून पसीने को चाट कर सभ्यताएं फलती फूलती है, लेकिन हमारे भाग्य में केवल पसीना है, दर्द है। इस तरह से ये कविता मैं तोड़ती पत्थर पर समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, ये कविता समाप्त होती है। इस कविता में हम देखते हैं कि निराला ने श्रमिकों की सामाजिक विषमता जन्य पीड़ा का यथार्थ चित्र अंकित किया है। दूसरी इसकी विशेषता है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार पंक्तियाँ युगों युगों से संघर्ष कर रहे श्रमिक वर्ग की पीड़ा की ध्वनि उसमें सुनाई पड़ती है, उसका संकल्प उसमें दिखाई हमें सुनाई पड़ता है। कविता समाज में विषमता की अपूरणीय खाई की ओर भी संकेत करती है कि ये खाई बड़ी ही विषम है, अपूरणीय, इसको पूरा करना बड़ा ही कठिन काम है। मुश्किल हालात को दर्ज करती है। कवि ने उन्हीं शब्दों का चयन किया है जो अनुभूतियों के अनुरूप हों। यहाँ भाषा भावों का अनुसरण कर रही है और तत्सम शब्द पर्याप्त मात्रा में है। तद्भव शब्द भी इसमें यथावसर काम में लिए गए हैं। कविता मुक्त छंद में है, जिससे कविता जीवंत हो उठी है। हम कह सकते हैं कि तोड़ती पत्थर कविता हिंदी साहित्य के विकास में एक मील के पत्थर जैसा महत्व रखती है। आप अभ्यास के रूप में इसकी काव्यानुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष पर बात कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं पर बातचीत कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं और जो अर्थगर्भित पंक्तियां हैं उनके भाव सौंदर्य को स्पष्ट कर सकते हैं। और ऐसी ही जो श्रमजीवियों के जीवन पर लिखी हुई अन्य कविताएं हैं उनका भी आप संग्रह कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।